normally reflected monochromatic light and obtain an expression for the fringe width, right? So we have to draw this diagram. तो ये हमारा डायग्राम होगा इस डेरिवेशन के लिए। तो मान लीजिए ये एक वैज शेप्ड फिल्म है, राइट, जिसकी थिकनेस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। ये यहाँ पर जो है थिकनेस इसकी T है, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी थिकनेस है वो T है, राइट। तो थिकनेस जो है इसकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जा रही है। तो अगर यहाँ पॉइंट्स लेंगे तो थिकनेस और कम होगी, यहाँ पर और कम हो रही है, यहाँ थिकनेस और कम हो रही है, यहाँ थिकनेस और भी कम हो रही है, और फाइनली पॉइंट O पर थिकनेस जो है वो 0 है, राइट। तो मान लीजिए इस वैज शेप्ड फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, राइट। सो लेट अस कंसीडर दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वैज शेप्ड फिल्म इज म्यू, राइट। तो ये जो इस वैज शेप्ड फिल्म की स्लैंट हाइट है, राइट, इसको एज ऑफ वेज कहते हैं, right? This is called as edge of wedge, this slant height of the wedge shaped film, right? So ये हमारी edge of wedge होती है। और जो इस wedge shaped film का बेस होता है, right? ये जो बेस है OG, इसको बेस ऑफ वेज कहते हैं, राइट। सो एज ऑफ वेज और बेस ऑफ वेज के बीच का ये जो एंगल होता है थीटा, राइट, इसको एंगल ऑफ वेज कहते हैं, राइट। तो इस वैज शेप्ड फिल्म के ऊपर एक रेयर मीडियम है और इस वैज शेप्ड के नीचे भी एक रेयर मीडियम है, और ये वैज जो है एक डेंसर मीडियम है, राइट। तो जब एक मोनोक्रोमेटिक बीम जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, राइट, वो इस रेयर मीडियम से डेंसर वैज शेप्ड फिल्म में ट्रेवल करेगी, तो ये जो हमारी सरफेस है OF, राइट, ये सरफेस जिसको हम डार्क कर रहे हैं, राइट, ये जो इसकी सरफेस है वैज शेप्ड एयर फिल्म की, ये एक रेयर सरफेस होगी, राइट। तो जब ये मोनोक्रोमेटिक बीम जिसका वेवलेंथ लैम्डा है वो इस रेयर सरफेस पर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस I पर गिरेगी, तो इस इंसिडेंट बीम का एक पार्ट जो है वो रेयर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा एज बीम 1, और दूसरा पार्ट जो है वो डेंसर वैज शेप्ड फिल्म में रिफ्रैक्ट हो जाएगा एज बीम AB, राइट। तो हमने इस बीम को नॉर्मल की तरफ झुका दिया है, इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और ये जो एंगल R है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। तो जब ये रिफ्रैक्टेड बीम AB, राइट, डेंसर वैज शेप्ड फिल्म से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो ये जो हमारी सरफेस है OG, राइट, ये जो है एक डेंसर सरफेस होगी, राइट। तो जब ये रिफ्रैक्टेड बीम इस डेंसर सरफेस पर गिरेगी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका एक पार्ट जो है वो डेंसर वैज शेप्ड फिल्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और दूसरा पार्ट जो है वो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन ये जो मैंने बनाया है BC, ये रिफ्रैक्टेड बीम नहीं है, ये हमने लाइन को एक्सटेंड किया है, राइट। वी हैव जस्ट एक्सटेंडेड दिस लाइन टू शो टू ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल है BGC और एक ट्राइंगल है BGF, राइट। तो ये दो ट्राइंगल्स को बनाने के लिए हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया है। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइन है वो हमने इस फिगर में नहीं दिखाई है, राइट। सो ये जो हमारी बीम BF है ये इस वैज शेप्ड फिल्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फाइनली ये बीम BF जो है वो रेयर मीडियम में एक बार एमर्ज करेगी एज बीम 2, राइट। नाउ क्योंकि ये वैज शेप्ड फिल्म की जो थिकनेस है ये एक्सेसिवली थिन फिल्म है, तो इसकी थिकनेस जो है वो बहुत स्मॉल होगी, राइट। सो T हैज अ वेरी स्मॉल वैल्यू बिकॉज दिस वैज शेप्ड फिल्म इज एक्सेसिवली थिन। सो ये जो दोनों बीम्स हैं बीम 1 एंड बीम 2, राइट, ये बीम 2 है और ये बीम 1 है, ये दोनों कोहेरेंट बीम्स होंगी। तो जब ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, राइट, सो दे विल सुपर इम्पोज,
तो इनके सुपर इम्पोजिशन के कारण हमें इस एज ऑफ वेज पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, राइट। तो हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो इस एज ऑफ वेज पर दिखाई देंगी। ये स्लाइटली कर्व्ड होंगी, they are slightly curved and they are alternate dark and bright fringes, interference fringes formed on the edge of the wedge, right। so अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो एंगल्स हमने इस फिगर में दिखाए हैं ये किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये जो एज ऑफ वेज है, मान लीजिए इस एज ऑफ वेज से ये लाइन परपेंडिकुलर है, राइट। ये नॉर्मल है, एज ऑफ वेज के ये नॉर्मल है, राइट। सो दिस इज द नॉर्मल टू एज ऑफ वेज। और ये जो लाइन है QD, राइट, ये जो है बेस ऑफ वेज के परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये बेस ऑफ वेज का नॉर्मल है, तो बेस ऑफ वेज के नॉर्मल और एज ऑफ वेज का नॉर्मल को हमने ज्वाइन कराया जो कि पॉइंट डी पर मिला, राइट। तो अगर एज ऑफ वेज और बेस ऑफ वेज के बीच का एंगल थीटा है, राइट, जिसे हम एंगल ऑफ वेज कहते हैं, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच का या नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी थीटा होगा, राइट। तो ये बिल्कुल ज्योमेट्री से क्लियर बात है कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी होगा, राइट। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो द एंगल बिटवीन दीज नॉर्मल्स विल आल्सो बी थीटा। दूसरा, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, राइट, और ये एंगल ऑफ थीटा हो गया। सो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ABD, राइट, लेट मी टेक दिस ट्राइंगल ABD। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल ABD, राइट। तो इस ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स, एक R है और एक थीटा है। सो इस ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा फ्रॉम थ्योरम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम, राइट। तो ये एंगल जो है R प्लस थीटा होगा, राइट। सो दिस एंगल इज R प्लस थीटा। नाउ ये जो हमारा लाइन है, राइट, ये हमारा जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, राइट। सो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये जो है ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो अगर ये एंगल R प्लस थीटा है तो ये एंगल भी R प्लस थीटा होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल भी R प्लस थीटा होगा, राइट। सो दिस एंगल इज R प्लस थीटा, दिस एंगल इज R प्लस थीटा। सो ये R प्लस थीटा है, राइट। तो ये एंगल भी R प्लस थीटा होगा। नाउ ये एंगल जो है I, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस I, राइट। और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R, क्योंकि ये एंगल पूरा 90 है, ये एंगल पूरा 90 है, तो ये एंगल अगर R है तो ये एंगल 90 माइनस R हो। क्लियर। तो हमने जो है पॉइंट F से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट, जो कि रिफ्रैक्टेड बीम AB से पॉइंट M पर मिलता है, राइट। तो दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट F which meets the refracted beam AB at point M, right। so अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस R है, तो ये एंगल R होगा, राइट, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल है FMA इज ए ट्राइंगल, तो तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो ये एंगल जो है हमारा R होगा, राइट। सो दिस इज R। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालना चाहते हैं, जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा एज ऑफ वेज पर बना है, तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो दो रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट बीम्स हैं 1 और 2, हम इनके बीच जो है पाथ डिफरेंस को निकालें। तो जब बीम 2 जो है वो वैज शेप्ड फिल्म के अंदर डिस्टेंस चली थी AB प्लस BF,
राइट, ये इसने पार्ट ट्रेवल किया था वैश शेप फिल्म के अंदर ए बी प्लस बी एफ, और वो पॉइंट एफ पर पहुंची। उससे पहले जो है बीम वन जो है वो रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो चुकी थी, और कुछ पाथ जो है वो रेयर मीडियम में ट्रेवल कर चुकी थी। तो उसने कितना पार्ट ट्रेवल किया, इसके लिए हमने जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट, जो कि बीम वन को पॉइंट एन पर मिलता है, राइट। सो इट इज मीटिंग इट एट पॉइंट एन। सो बीम वन ने जो है ए एन डिस्टेंस ट्रेवल किया था, जब बीम टू ने ए बी प्लस बी एफ डिस्टेंस फिल्म के अंदर ट्रेवल किया है, और उसके बाद ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो पार्ट डिफरेंस 0 होगा। लेकिन अगर हम इनमें नेट पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हैं कितना होगा, तो बीम टू ने फिल्म के अंदर जब डिस्टेंस ट्रेवल किया ए बी प्लस बी एफ, राइट, ए बी प्लस बी एफ, तो उस समय तक बीम वन ने रेयर मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल किया ए एन, राइट। सो ये हमें इन दोनों का पार्ट डिफरेंस होगा वो इन डिस्टेंसेस का डिफरेंस होगा। तो अगर ये एंगल 90 माइनस आई है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि 90 पर मिल रहा है, तो ये एंगल आई होगा, राइट। सो ठीक है, अब हमारा एम है हम जो है इन दोनों बीम्स 1 एंड 2 के बीच पार्ट डिफरेंस को निकालना चाहेंगे। So ये है, let us consider a monochromatic beam of wavelength lambda is incident on a vast shaped film of non-uniform thickness t, right, ये एक non-uniform thickness t की है, and with refractive index mu, right, इसका refractive index mu है। Let I is the angle of incidence and R is the angle which the refracted beam makes with the normal। मान लीजिए इस refracted beam का angle of incidence I है, और R जो है वो angle of refraction है, जो कि ये इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड बीम नॉर्मल से बना रही है। सो ये जो दोनों वो है रिफ्लेक्टेड बीम्स हैं, द रिफ्लेक्टेड बीम्स AE एंड FH। सो AE इज आवर बीम वन एंड FH इज आवर बीम टू। ये कोहेरेंट आर कोहेरेंट बीम्स व्हिच विल सुपरइम्पोज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन वैश शेप film, right? So we will get an interference pattern due to the superposition of these two reflected coherent beams। तो अगर हम कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को निकालना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों बीम्स के बीच पार्ट डिफरेंस को निकालना होगा। तो ये जो बीम वन और बीम टू के बीच पार्ट डिफरेंस होगा, दैट विल बी, जो बीम टू ने फिल्म के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है ए बी प्लस बी एफ, तो ये हुआ ए बी प्लस बी एफ इन फिल्म, और जो डिस्टेंस बीम वन ने रेयर मीडियम में ट्रेवल किया है वो किया है ए एन, सो माइनस ए एन इन एयर। तो ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आया है। सो अगर हम एक्चुअल पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस बीम जो है वो इस मीडियम में चली है, राइट, वो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके आएगा, राइट। जो एक्चुअली डिस्टेंस बीम किसी भी मीडियम में चलती है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके आता है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसलिए हम उतना ही मानते हैं जितना बीम एयर में चलती है, राइट। तो ये जो इसने एक्चुअल डिस्टेंस बीम टू ने फिल्म के अंदर ट्रेवल किया है वो किया है म्यू ए बी प्लस बी एफ, और जो बीम वन ने एयर में ट्रेवल किया है वो किया है एयर, राइट, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। तो इस ए बी को जो ए बी है हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ये ए बी आ रहा है, सो लेट मी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। ए बी जो है वो ए एम प्लस एम बी का सम है, सो आई कैन राइट ए बी एज ए एम प्लस एम बी, राइट, प्लस बी एफ माइनस ए, राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमारा एम है ए एम की वैल्यू निकालना, एम बी की वैल्यू, बी एफ की वैल्यू और ए एन की वैल्यू इसको निकालना, जिसको हम इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं। एक ट्राइंगल है BGF और एक ट्राइंगल है BGC, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करते हैं। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में BG इक्वल है, राइट। ये वाली जो साइड है BG, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है। और एंगल FGB, राइट, ये वाला एंगल इज 90, और एंगल BGC, राइट, BGC ये वाला एंगल भी हमारा 90 है। तो FGB और BGC दोनों एंगल 90 है, तो ये भी इक्वल होंगे। और जो हमारा GF है, GF, राइट, ये थिकनेस T के इक्वल है, और ये GC के इक्वल है, जो कि थिकनेस T के इक्वल है। तो GF जो है वो GC के इक्वल है T। तो इसीलिए साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और इनकी कॉन्ग्रुएंसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो BF साइड है इस ट्राइंगल की, वो इस ट्राइंगल की BC साइड के इक्वल होगी। सो BC इक्वल टू BF,
राइट। ये हमें एक कंक्लूजन मिला है इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। अब हम इस इक्वेशन में बी एफ की जगह बी सी को रख सकते हैं, राइट। उससे हमें फायदा ये मिल रहा है कि हम इस पूरी लाइन को स्ट्रेट ले आएंगे, राइट। ये लाइन एक्चुअली पहले ए बी प्लस बी एफ के फॉर्म में आ रही थी, राइट। तो जब हमने बी एफ को बी सी के इक्वल, ये बी एफ है, इसको बी सी के इक्वल प्रूव कर दिया है, तो अब हम ये पूरा जो बन रहा है वो ए एम प्लस एम बी प्लस बी सी, यानी कि ये पूरी लाइन ए सी जो है बन रही है, जो एक्चुअली इस बीम टू ने पाथ ट्रेवल किया है, माइनस ए एम। ना अब हम इस ट्राइंगल ए एफ एन में देखते हैं। तो ये ए एफ एन में जो ट्राइंगल है उसमें जो साइन आई आ रहा है हमारा, वो आएगा ए एन अपॉन ए एफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे जो है हमें इसी ट्राइंगल जो इसके जस्ट नियर वाला ट्राइंगल है, राइट, जो इसके जस्ट नियर वाला ट्राइंगल है ए एफ एम, राइट, उसमें जो है साइन आर जो है वो ए एम अपॉन ए एफ है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। तो इसको देखने के लिए आप एक बार फिगर को चेक करेंगे जो आपने पिछले पेज पर ड्रॉ की है। सो अगर हम इन इक्वेशन 3 एंड 4 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एफ, राइट, ए एन अपॉन ए एम, क्योंकि ए एफ कैंसिल हो जाएगा और ये जो है स्नेल लॉ से म्यू के इक्वल है। तो हम जो है ए एन को म्यू ए एम कह सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एन। नाउ ये हमारी इक्वेशन 5 है, राइट। तो इस इक्वेशन 5 को हम सब्सटीट्यूट करते हैं अपनी इक्वेशन 1 में। तो हमें मिला म्यू ए एम प्लस एम बी प्लस बी एफ माइनस म्यू ए एम, राइट। यू कैन सी बैक योर इक्वेशन 1। तो उस इक्वेशन 1 में यहाँ पर ए एन आ रहा था, इस ए एन की जगह ऊपर इक्वेशन 5 से ए एन म्यू ए एम प्रूव हुआ है, तो हमने इसको म्यू ए एम रख दिया है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा म्यू ए एम प्लस म्यू एम बी प्लस बी एफ माइनस म्यू ए एम। तो म्यू ए एम और म्यू ए एम कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये बना म्यू एम बी प्लस बी सी, क्योंकि बी सी जो है वो बी एफ के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को प्रूव करके। सो एम बी प्लस बी सी जो है वो एम सी के इक्वल है। तो ये जो पार्ट डिफरेंस दोनों रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट बीम्स के बीच में आ रहा है वो म्यू एम सी आ रहा है, राइट। नाउ म्यू एम सी के लिए अब हम इस ट्राइंगल को ले सकते हैं, राइट। ये जो बड़ा ट्राइंगल हमारे वेस्ट शेप फिल्म में बन रहा है, आप अपनी फिगर को देखेंगे। सो दिस इज ट्राइंगल एफ एम सी, राइट। सो ये ट्राइंगल एफ एम सी में cos r प्लस थीटा जो है वो एम सी अपॉन 2t है, राइट। तो ये एम सी हुआ 2t cos r प्लस थीटा। सो डेल्टा जो फाइनली इन दोनों रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट बीम्स के बीच जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वेस्ट शेप फिल्म में, वो बनेगा 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं कि स्टोक्स थ्योरम से हम किस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। जो हमारी बीम 1 है वो रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, इसीलिए उसके पाथ और फेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो हमारी बीम 2 है वो डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए उसके फेज में पाई का चेंज आएगा और पाथ के चेंज में लैम्डा बाई 2 का चेंज आएगा। तो इस लैम्डा बाई 2 के फैक्टर को हमें इस इक्वेशन में रखना होगा। So the coherent beam FH is reflected from denser surface, hence it will suffer a path change of lambda by 2. This is according to Stokes theorem. तो जो एक्चुअल इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस इन दोनों रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट बीम्स के बीच हो गया है, अब इस लैम्डा बाई 2 के फैक्टर को जोड़कर वो हो जाएगा 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। अब हम कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालेंगे। तो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलती है जब दो कोहेरेंट बीम्स के बीच का पार्ट डिफरेंस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो हमने जो पार्ट डिफरेंस ऊपर से आ रहा है 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा प्लस लेमडा बाई 2, इसको 2 एन लेमडा बाई 2 के इक्वल किया, ये इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 आ रहा है, राइट। तो ये बना 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा, ये लेमडा बाई 2 इस तरफ चला गया तो ये बना 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, जहाँ n जो है वो 1 2 3 है। या इसको हम इस तरह से भी मैथ्स के में लिख सकते हैं 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। यहाँ लेकिन हमें n को 0 से शुरू करना पड़ेगा। हमारी राइट हैंड साइड की मैथमेटिक्स अभी भी सेम है, क्योंकि अगर हम n को 1 रखते हैं इसमें तो 2 माइनस 1 2, 2 माइनस
2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हमें लैम्डा बाई 2 मिल रहा है। और हम नीचे अगर n को 0 रखते हैं, सो 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो यहाँ भी हमें लैम्डा बाई 2 मिल रहा है। तो हमारा जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड में वो चेंज नहीं कर रहा है, राइट। तो ये केवल एक लिखने का तरीका है, एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन ऊपर वाली मानी जाती है। तो ये जो n है ये 1 से आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि कंडीशन जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो रिफ्लेक्टेड केस में जीरोथ ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जीरोथ ऑर्डर हमारा कहाँ बनेगा, जब हमारी थिकनेस जो है वो 0 होगी। तो थिकनेस 0 कहाँ पर है, थिकनेस 0 है जहाँ पर हमारा एज जो है वेज की जो एज है वो वेज की बेस से मीट कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो है वो हमारा थिकनेस जो है वो 0 है। तो जब थिकनेस 0 है तो यहाँ पर जो है हमें हमेशा मिनिमा मिलेगा, यहाँ पर मैक्सिमा नहीं बनेगा। ये इक्वेशन हमसे ये कह रही है कि मैक्सिमा विल ऑलवेज बी फाउंड एज फर्स्ट ऑर्डर, तो मैक्सिमा इसके बगल में बनेगा एज फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, राइट। इसी तरह से अगर हम मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो मिनिमा की कंडीशन के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए जरूरी होता है कि दोनों रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट बीम्स के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। तो यहाँ से हम पार्ट डिफरेंस लाए हैं 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, इसको हम 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वेट कर देंगे। सो ये लैम्डा बाई 2 दोनों तरफ कट जाएगा, तो ये बनेगा 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा 2n लैम्डा बाई 2, जहाँ n जो है वो 0 1 2 है। तो यहाँ हम n को 0 ले रहे हैं, तो इसका इंडिकेशन है n 0 मिलता है, जीरो ऑर्डर आता है जब थिकनेस 0 होती है, यानी कि इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर हमेशा मिनिमा बनेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी वैज शेप फिल्म में इन द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड सिस्टम।